Hello students. So as we were continuing with our social studies history chapter number 1 arrival of Europeans in India. So last lecture में हमने बहुत ही important topic discuss किया था बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी का एंड रिजल्ट आया था सिराज उद-दौला वॉज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफर वॉज एज प्रॉमिस्ड मेड गवर्नर ऑफ बंगाल. सो जो भी सीरीज ऑफ इवेंट हुआ उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ बक्सर. सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे बैटल ऑफ प्लासी था. अब एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है या बैटल ऑफ प्लासी आता है या बैटल ऑफ बक्सर आता है. इन दोनों में से एक शॉर्ट नोट डेफिनेटली पूछा जाता है. दोनों अपने को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है. बैटल ऑफ प्लासी हमने पॉइंट टू पॉइंट देखा. अब बैटल ऑफ बक्सर भी हम पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ बक्सर. फर्स्ट पॉइंट है एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल. सिराज-उद-दौला के बाद नया जो बंगाल का नवाब था उसको मीर जाफर को बनाया गया था. अभी इसका इफेक्ट क्या आया वो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. आफ्टर फ्यू इयर्स मीर जाफर बिकेम अनफ्रेंडली टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. फिर थोड़े टाइम बाद जो मीर जाफर था थोड़ा 3-4-5 साल निकलने के बाद मीर जाफर थोड़ा अनफ्रेंडली हो गया था ब्रिटिशर्स को मीर जाफर खटकने लगा था. सो द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया रिप्लेस किया मीर जाफर को मीर कासिम से रिप्लेस किया. यानी मीर कासिम को नया बंगाल का नवाब बनाया गया. और ये मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का सन इन लॉ यानी उनके जीजाजी थे. ओके थर्ड पॉइंट पे आते हैं. मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर. अब जो मीर कासिम था उसकी क्वालिटीज़ क्या थी? बहुत ही एफिशिएंट था, डिसिप्लिन था और बहुत ही क्लेवर रूलर था. द प्रॉब्लम एरोज बिटवीन नवाब एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. अब थोड़े टाइम बाद जो टैक्सेस पे नहीं करते थे ब्रिटिशर्स उसकी वजह से डिस्प्यूट हुए. किसके बीच? कासिम के बीच जो नया बंगाल का नवाब बना और ब्रिटिशर्स के बीच. अब उसका इफेक्ट क्या आया वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विथ ईच अदर. और इसी डिस्प्यूट के कारण क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन का कुछ इश्यू था उस कारण से दोनों फोर्सेस यानी मीर कासिम और ब्रिटिशर्स दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे. इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय कंपनी बट ही एस्केप्ड. फिर एक जंग हुई किसकी? मीर कासिम की और ब्रिटिशर्स की जिसमें मीर कासिम को डिफीट फेस करना पड़ता है, उसको हार माननी पड़ती है और उसको बंगाल में से निकाल दिया जाता है. मीर कासिम रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी अलॉन्ग विथ फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम. अब जैसे ही जब मीर कासिम बंगाल छोड़ के जाता है तो वो सीधे जाके पहुंचता है अवध. अवध में किससे मिलता है? अवध का राजा जो है शुजा-उद-दौला और उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है जो उसका डिस्प्यूट है ब्रिटिशर्स के साथ. अब कोइंसिडेंसली उधर उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर जो दिल्ली के शासन पे जो मुग़ल एम्परर बैठे थे शाह आलम वो भी उधर मौजूद थे. तीनों की एक यूनाइटेड आर्मी बनी. किसकी? अवध के राजा शुजा-उद-दौला की, शाह आलम टू और मीर कासिम. और ये तीनों लोगों ने साथ में मिलके अंग्रेजों से लड़ने का पूरा प्लान बनाया. अब देखते हैं आगे क्या होता है. Their combined forces meet company forces at बक्सर in 1764. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है. बक्सर का युद्ध कब हुआ था? In 1764. द कंबाइंड फोर्सेस किसकी? अवध के राजा की, मीर कासिम की और मुगल सल्तनत शाह आलम की. और ये लोग कहाँ मिले? एक बैटलफील्ड पे. वो बैटलफील्ड को हम बक्सर कहते हैं. बक्सर एक जगह का नाम है. कौन से साल में? इन 1764.
नेक्स्ट पॉइंट आता है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वार। अब ये जब बैटल हुआ किसके बीच में, कंबाइंड फोर्सेस, यूनाइटेड फोर्सेस और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्परर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। और जैसे ही ब्रिटिश शासन जीता, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, तो उनके रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स बंगाल के, लखनऊ यानी अवध के और दिल्ली शासन के मुगल एम्परर्स के जो रेवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गया। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और फिर इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और उधर शासन करने के लिए बिठाया गया, क्योंकि अब इनके पास उनकी टेरिटरी एक्सपांड हो रही थी। अब बंगाल भी उनके हाथ में आ गया था, अवध जो जिसको आज हम लखनऊ बोलते हैं वो भी हाथ में आ गया था, और मुगल शासन, दिल्ली सल्तनत भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। और इस सबको कंट्रोल करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया गया था। ओके, और ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होता है। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी एमर्ज एज पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी इंडिया पे, थोड़े ही टाइम में, कुछ 50-100 साल के भीतर ही वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर इंडिया में हो चुकी थी। इंडिया के काफ़ी सारे टेरिटरीज उनके कंट्रोल में आ गए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।